Chapter 2 of solution. In first part, we studied about unit of concentration and introduction of solution. And in part second, remaining questions of unit of concentration and start solubility. 500 ml solution prepared by dissolving of 11 gram oxalic acid. This solution density is 1.1 gram centimeter cube. Then find mass percent. इस क्वेश्चन में अपने को 500 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को घोलकर, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1 है, तो आपको मास परसेंटेज इसका फाइंड करना है। चलो डियर स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है W/W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्यूट? ऑक्सैलिक एसिड 11 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है आपको, बिकॉज यहां पर आपको क्या गिवन है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी भी आपको गिवन है। दैट मींस आप एक दूसरे फॉर्मूले का यूज करो। डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.1। नेक्स्ट, वॉल्यूम कितना है? 500 ml। पॉइंट से पॉइंट कट, ये हो गया आपके पास 550 ग्राम। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, 550, 0 से 0 कट, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 2%। दिस इज लास्ट एग्जांपल ऑफ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। आपकी बुक का एग्जांपल था, 2 एग्जांपल हम इससे पहले कर चुके थे, ये आपका तीसरा एग्जांपल है। नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। आज हम सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सेकंड पार्ट देखिए आप इसका, जो आज हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश मीडियम की क्लास के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो ध्यान से सुनना, हमने इससे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन किससे बना है? तो आप कहोगे एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है आपका सोल्यूट। इफ यहां से जब सॉल्युबिलिटी पढ़ना है तो सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही होगा, पर सॉल्यूट में भी गैस, में भी लिक्विड, में भी सॉल्यूट। मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इज इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड तो हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड हमारे कोर्स में है। तो चलो पहले टाइप की सॉल्युबिलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप सॉल्युबिलिटी आपके पास solubility of solid in liquid, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या है आपके पास? तो आप कहोगे बेटा ये जो आपका सॉल्वेंट है इसको आप ले लो 100 ग्राम, टेम्परेचर को क्या कर दो आप? कांस्टेंट। अब मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड का जो डिसॉल्व हो सकता है वही क्या आपकी सॉल्युबिलिटी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर a certain amount of solid which dissolve in 100 gram of solvent properly is solubility of solid in liquid। solubility किसे कहते हैं आप? कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है वो क्या कहलाता है? आपका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट, इफेक्टिंग फैक्टर। तो सबसे पहला आपका फैक्टर होगा सॉलिड का नेचर कैसा है। तो आप कहोगे नेचर ऑफ सॉलिड, पहला टॉपिक इसमें नेचर ऑफ सॉलिड। तो खुद से दिमाग लगाइए आप कि सॉलिड का नेचर कैसा होना चाहिए। सॉलिड जल्दी से घुलने वाला होना चाहिए, इजीली डिसॉल्व होने वाला होना चाहिए। दैट मींस ये जो आपका सॉलिड है, सॉलिड जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो क्या होगा? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सपोज करो कि सॉलिड आयनिक है, तो उनके बीच में होगा आयन आयन अट्रैक्शन। ऐसे सॉल्वेंट है आपके पास,
अब ये आयनों को बोल रहा है तो इसका भी डाइपोल नेचर होगा, तो ये होगा आपके पास डाइपोल की फॉर्म में, तो ये होगा आयन आयन अट्रैक्शन और ये होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बट ये जब इसमें डिसॉल्व होगा तो बनेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहली चीज नेचर ऑफ सॉलिड, ऐसे सॉलिड्स जिनमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होते हैं, तेज होते हैं या फास्ट होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। या यूं बोल सकते हो आप आयन आयन जो आपके पास इंटरेक्शन है या आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाए, कम हो जाए, या आयन डाइपोल अट्रैक्शन आयन आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो सॉलिड इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इन अनदर फॉर्म, ये जो सॉल्युबिलिटी है एक बात पर और डिपेंड करती है, बिकॉज सॉलिड को जनरली हम आयनिक लेते हैं और आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, इनको बनाने वाली एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। तो ये एनर्जी, ये डिसॉल्व होना इस पर भी डिपेंड करता है कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू और सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है। अगर सॉल्वेंट आपके पास वाटर है तो इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हो उसको, हाइड्रेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो वो सॉलिड उस सॉल्वेंट में, उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं तो डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें एक वर्ड याद कर लो आप, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक मींस अगर सॉलिड आपका सॉलिड है जो, ये आपका कैसा है, ऑर्गेनिक है, या यूं कह सकते हो पोलर है, तो ये भी पोलर चाहिए आपको, ये नॉन पोलर है तो ये भी कैसा चाहिए, नॉन पोलर चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की बिहाव की बेसिस पर ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड जो आपके पास है, इसकी सॉल्युबिलिटी तीन बातों पर डिपेंड करती है कि सॉलिड आपके पास कैसे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव टाइप के हैं क्या, डेल्टा एच नेगेटिव टाइप के हैं क्या, और एक आपके पास क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, मैं भी क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेल्टा एच पॉजिटिव, इसको आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। डेल्टा एच नेगेटिव, ये हो सकता है आपका एक्सोथर्मिक, और इसमें आपको लोअर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो चलो एक एक करके स्टडी करते हैं। टेम्परेचर की बिहाव पर सॉलिड तीन टाइप के, कैसे कैसे, डेल्टा एच पॉजिटिव, ऐसे सॉलिड जो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, हाई टेम्परेचर पर दे आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट एज लाइक NaCl, as like KCl means ionic compound, as like NH4Cl। नमक सबका देखा हो आपका, NaCl नमक, नमक ठंडे पानी में कम डिसॉल्व होता है, जबकि गर्म पानी में ड्यू टू आयनाइजेशन वो क्या होगा, ज्यादा होगा, फटाफट डिसॉल्व हो जाएगा, दैट मींस एंडोथर्मिक। तो ऐसे सॉलिड जिनको डिसॉल्व होने के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, दे आर डेल्टा एच पॉजिटिव टाइप सॉलिड। नेक्स्ट डेल्टा एच नेगेटिव टाइप सॉलिड, जिनको डिसॉल्व करने पर उनमें से हीट बाहर आती है, दैट मींस वो लोअर टेम्परेचर पर अच्छे डिसॉल्व होते हैं। जैसे यहां पर आप कह सकते हो NaOH ठंडे पानी में घुल जाएगा, और जैसे ही घुलेगा, घुलने के बाद पानी गर्म हो जाएगा, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। नेक्स्ट एक हो सकता है आपके पास CH3COO का ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट, NaOH, these are delta H negative type solid. Next crystalline solid, due to increasing temperature, solubility of these type solid are first increase after then decrease। इसमें क्या होगा, पहले solubility इंक्रीज होती है और फिर solubility क्या होती है, डिक्रीज, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से पहले solubility इंक्रीज होगी, आफ्टर देन डिक्रीज, बिकॉज क्या होगा इसमें, क्रिस्टलाइन, आपने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइन वाटर होगा, और क्रिस्टलाइन वाटर क्या होगा आपके पास, एग्जिट हो जाएगा, जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एनहाइड्रस हो जाएगा, जैसे ग्लूबल साल्ट Na2SO4.10H2O, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड
solubility first increase after then decrease because after 32.4 degree centigrade temperature increasing crystalline water exit from salt. क्या होगा कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया देन इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट होने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी. दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. हमने स्टार्ट किया है सॉल्युबिलिटी. व्हाट मींस सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन कांस्टेंट टेम्परेचर in 100 gram solvent dissolve maximum amount of solute properly is solubility. Next, nature of solid. Ion dipole interaction is higher. And second, if solvent energy is greater than lattice energy, then solid dissolve in solvent. Nature of solid. Nature of solvent like dissolve like. Next, effect of temperature. Solid are three type. Delta is positive, जिनको डिसॉल्व करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है. एंडोथर्मिक सॉलिड कहलाते हैं NaCl, KCl एसेट्रा. नेक्स्ट, जिनको डिसॉल्व करने पर एनर्जी उसमें से बाहर जाती है एक्सोथर्मिक NaOH, कैल्शियम एसीटेट एसेट्रा. क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर फर्स्ट solubility increase after then decrease due to exit of crystalline water as global salt at 32.4 degree centigrade temperature. First solubility increase after then decrease. Next, अगला टॉपिक हम लेते हैं दूसरी टाइप की solubility. पहली solubility पूरी हो गई दोस्तों. नेक्स्ट, सेकंड solubility लेते हैं. सॉलिड की लिक्विड में solubility फिनिश. लिक्विड में solubility कोर्स में नहीं है. पांचवें चैप्टर में पढ़ोगे आप. जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे इमल्सन इस टाइप के होते हैं वो आप वहां पर पढ़ोगे. बट अभी सॉल्यूशन में सॉलिड का लिक्विड और गैसों का लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है हमारे कोर्स में है. तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेरी मोस्ट. गैसों का लिक्विड में क्या होना सोल्यूबल होना. तो आप पढ़ोगे नेक्स्ट solubility of gas in liquid. solubility of gas in liquid, गैसों की लिक्विड में solubility. तो देखो अब इस बार क्या हो रहा है, कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही भैया. जब कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो इस टाइप की solubility को solubility नहीं कहते, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन. इसको क्या कहेंगे आप, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बुनसेन. अकॉर्डिंग टू बुनसेन दिस solubility is represented by absorption constant alpha. Absorption constant alpha. What means alpha? Alpha क्या है? जो solubility है वही alpha है. तो solubility को किस टर्म्स में आपने देखा था, यहाँ लिया था आपने 100 ग्राम. बट इस बार आप गैस है, गैस भी वॉल्यूम होता है, लिक्विड भी वॉल्यूम होता है. तो यहां पर आप क्या कहोगे, ग्राम की जगह आप कह दो 1 ml वाटर में देख लो. गैस का भी कह दो आप ml में अमाउंट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो व्हाट मींस अल्फा? अल्फा इज एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर milliliter amount of gases which dissolve in 1 ml of H2O in proper way is absorption constant alpha. कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का ml में और सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम जो 1 ml वाटर में प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट अल्फा कहलाता है. नेक्स्ट, इफेक्टिंग फैक्टर. फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस. पहला टॉपिक ले रहे हैं इसमें, नेचर ऑफ गैस. बताइए गैस का नेचर कैसा हो. तो आप कह सकते हो वह गैस जो लिक्विड में इजीली क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए. तो फर्स्ट पॉइंट, इजीली सोल्यूबल हो जाए. इजीली सोल्यूबल. मैं आपसे पूछता हूं इजीली सोल्यूबल कौन सी होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, हाई हो. जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो, हाई हो. इन अनदर फॉर्म्स, गैसें जो लिक्विड में इजीली आयनाइज्ड हो जाए. तो आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो जो क्या हो जाए, इजीली आयनाइज्ड हो जाए. इजीली आयनाइज्ड हो जाए वो गैसें प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाती है.
ऐसी गैसों का ऑर्डर कैसा है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गैसों के क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, या गैसों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, या एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट अल्फा का वैल्यू, अल्फा का ऑर्डर क्या है। तो ऐसी गैसों का ऑर्डर देखना 1 ml वाटर में, 1 ml वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो याद रखने का तरीका, सबसे पहले वो गैस डिसॉल्व होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे NH3, after then HCl, after then SO2, after then H2S, after then CO2, after then CH4, after then CO, after then O2, N2, etc. ये कुछ गैसों का ऑर्डर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो ये डिसॉल्व भी क्या होगा, इजीली होगा। याद करने का तरीका सुन लो, H तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, S सल्फर सोजा, CO के बीच CH4 फंसा, CO और CO के बीच CH4 फंसा, ये जरूरी नहीं है कि यही हो, ये भी हो सकता है C2H2, मतलब एल्केन भी हो सकती है, CO2 और ये CO के बीच CH4 फंसा और मॉलिक्यूलर वेट से सेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका 32, 28, ऐसे हीलियम कम से कम ऐसे होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट ये हो गया आपके पास नेचर ऑफ गैस। सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट आप बखूबी जानते हो, लाइक डिसॉल्व लाइक, सीधा लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। जैसे अगर कोई गैस पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए, अगर कोई गैस नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए बेटा, नॉन पोलर ही चाहिए। अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप क्या कहना चाहिए, आप खुद से दिमाग लगाओ। ये जैसे गैस है, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, गैसों के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसें दौड़ने लगेगी, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने से गैसें क्या करेगी, रन करने लग जाएगी। तो वो सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय सॉल्वेंट से दूर भागने लगेगी, और दूर भागेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, या अल्फा का वैल्यू, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट का वैल्यू, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट केस। नेक्स्ट ध्यान रखना, किसी गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस रन अवे हो जाएगी, और उसका डिसॉल्व होना क्या होगा, कम हो जाएगा। सो लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल, सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट एक्सेप्शन है यहाँ पर, हाइड्रोजन और हीलियम वो एंडोथर्मिक होती है। एक्सेप्शन की फॉर्म में हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम इसके क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या आपका एंडोथर्मिक गैसेस होगी, बाकी सभी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सेप्शनली। नेक्स्ट अभी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपने देखा इससे पहले सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, और उसमें हमने प्रेशर पढ़ा नहीं, बिकॉज सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो इस बात का प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट जब कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, आप थोड़ा खुद से दिमाग लगाइए कैसे, कि जैसे ये गैस है, यहां पर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो गैसेस और लिक्विड में डिफरेंस भी तो इतना ही है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास आने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है प्रेशर को बढ़ाने से, ये तो फाइनल है कि प्रेशर को बढ़ाने से गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। बट इसका स्टडी कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम से, हेनरीज लॉ। और व्हाट इज हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपके पास मम्मी प्रोपोर्शनल टू पापा, मीन्स ऐसे m proportional to p, where m is solubility and p is pressure.
प्रेशर। इसको हटा दो तो बन गया m बराबर k इज हेनरी कांस्टेंट। तो आप कहोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। व्हाट इज हेनरीज लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं आया तो कह दो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ pressure increase of gas then solubility of gases also increase. This is Henry law. कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी आपकी गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसेस पर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। यही क्या आपका हेनरीज लॉ है। नेक्स्ट इसमें सेकंड केस पढ़ते हैं। अगर किसी पोरस में आपके पास एक सॉल्वेंट में आपके पास मोर देन वन गैसेस को आपने डिसोल्व किया, तो मोर देन वन गैसेस को आपने डिसोल्व किया तो अब सॉल्युबिलिटी m कैसे रिप्रेजेंट होगी? ईच गैस का जो आपने पार्ट लिया है वो, और ईच गैस का पार्ट किससे रिप्रेजेंट होगा? मोल फ्रैक्शन x से। तो यहां पर हो गया आपके पास मोल फ्रैक्शन x। देन गैस का मोल फ्रैक्शन है तो इसका टोटल प्रेशर नहीं हो सकता, इसका इंडिविजुअल प्रेशर लेना पड़ेगा, तो वो होगा आपका पार्शियल प्रेशर। वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। तो इफ more than one gases are dissolved in solvent then Henry law P proportional to X gas and P equals to K dash X gas where K dash is proportional constant। ठीक है, यहां पर के हेनरी कांस्टेंट है और K dash क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस बात को हम अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ हेनरी भी कह सकते हैं। हेनरी के लॉ का ये अल्टरनेट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अब के और के डैश में आप रिलेशन देख लो बच्चों। के और के डैश में क्या रिलेशन बनेगा? तो मैं इस बात को ऊपर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर आपके पास m बराबर kp, क्या है? m बराबर kp, तो p इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? m अपॉन k। m क्या आपकी सोल्युबिलिटी है, m क्या आपकी सोल्युबिलिटी है। ऐसे सेकंड केस में चेक करो, p इक्वल्स टू क्या रहा आपके पास? k डैश इनटू x, और x क्या आपके पास? सोल्युबिलिटी है। x क्या है? सोल्युबिलिटी। तो अब जरा ध्यान से सोचो, इधर p इधर p, यहां पर m सोल्युबिलिटी और यहां पर x सोल्युबिलिटी। x सोल्युबिलिटी k डैश से क्या है? मल्टीप्लाई है, जबकि m सोल्युबिलिटी क्या है बेटा? डिवाइड है। तो ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया? K equals to 1 upon K dash means Henry constant is reciprocal of proportional constant। जब हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू घटेगा। ये हो गया आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हेनरीज लॉ आपने देखा। अब हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो देखो हेनरीज लॉ की आपके पास लिमिटेशन हो सकती है। क्या लिमिटेशन है आपके पास? जैसे आपने कहा ये आपकी गैस है, गैस पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो बेटा, गैस पर प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है? वो उसमें इंक्रीज हो रही है, बट ज्यादा प्रेशर भी आपने क्रिएट किया तो उल्टा हो जाएगा। दैट मींस हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है? प्रेशर मस्ट बी नॉट मस्ट बी वेरी ग्रेटर, ग्रेटर तो हो पर बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लोअर हो बट इतना तो हो कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। नॉट मस्ट बी वेरी लो, प्रेशर नॉट मस्ट बी वेरी हाई, टेम्परेचर नॉट मस्ट बी वेरी लो। सॉल्यूशन विल डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, बिकॉज अगर डाइल्यूशन नहीं है, कंसंट्रेशन है, तो गैस उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। और हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ओनली दोज गैसेस व्हिच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन इन लिक्विड फॉर्म और इन गैसेस फॉर्म या एज वेल एज गैसेस फॉर्म। अगर एक ही केमिकल कंपोजिशन रहा तो इजीली डिसॉल्व हो सकती है और हेनरी लॉ को ओबे करेगी, नहीं तो हेनरी लॉ को ओबे नहीं करेगी। तो ये हो गया आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं इस बात का। फर्स्ट आपने क्या देखा था बेटा? सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना। अब आप क्या देख रहे हो? गैसेस का लिक्विड में डिसॉल्व होना। गैसेस का लिक्विड में डिसॉल्व होना सॉल्युबिलिटी न कहलाकर एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इस एब्जॉर्प्शन को बुन्सेन नाम के साइंटिस्ट ने एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट अल्फा से रिप्रेजेंट किया। व्हाट इज अल्फा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 ml वाटर में मिलीलीटर अमाउंट ऑफ गैसेस सो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका अल्फा कहलाता है। नेक्स्ट इफेक्टिंग फैक्टर, नेचर ऑफ गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफाइड आर मोर एब्जॉर्ब। दोज गैसेस आर
easily liquefy, whose value of critical temperature is high. In another form, gases which are easily ionized in solvent are more soluble. Order of these gases in 1 ml H2O is हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, सोजा, CO के बीच CH4 फंसा और मोलिकुलर वेट से सेट हो गया। नेक्स्ट अगला सेकंड केस पढ़ते हैं बेटा। इसमें अपन सेकंड केस है हमारे पास क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सभी जानते हैं हमेशा सॉल्वेंट की नेचर में एक ही बात बोलोगे आप, लाइक डिसॉल्व लाइक। इफ गैस इज पोलर देन सॉल्वेंट आल्सो पोलर, इफ नॉन पोलर देन सॉल्वेंट आल्सो नॉन पोलर। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर गैसेस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सो लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल। ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने से गैसेस क्या होगी, रनिंग करेगी, रनिंग करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो लोअर टेम्परेचर इज फॉर फेवरेबल, बट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर assumption of these factors. Next, अगला effect of pressure explained by Henry's law. What is Henry law? M proportional to P. If किसी गैस पर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो उसकी solubility इंक्रीज हो जाती है, M proportional to P. This is Henry law. But if more than one gases are dissolved in solvent, then solubility represented by mole fraction X and pressure is also represented by partial pressure P. So P proportional to X gas, P बराबर K dash X gas. Relation between K and K dash are reciprocal of each other. Next, limitation of Henry's law. First, pressure not must be very high, temperature not must be very low, solution will dilute. And next, chemical composition of gas is equals to liquid. Those gases are obey Henry's law. Now, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी पूरा हो चुका बेटा, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें राउल्स लॉ, राउले का नियम। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमने राउले का लॉ। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम में इसको लिखते हैं तो आपके पास RAOULTS राउट्स होता है, टी साइलेंट होता है। हिंदी में इसको कहते हैं राउले, राउट्स लॉ बोला जाता है। कैसे आपके पास राउले का नियम, राउले का लॉ। राउले ने सॉल्यूशन के चैप्टर के बारे में, ठीक है, दो लॉ अपने रिप्रेजेंट किए थे। फर्स्ट है आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और सेकंड है वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो राउल्स लॉ फर्स्ट ए क्या है बेटा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर नहीं बनती हो, ठीक है। और सेकंड है आपके पास वोलेटाइल के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो चलो पहले इसकी बात करते हैं। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो डायरेक्ट राउल लॉ होता है PS प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट, X सॉल्वेंट। अगर इसकी लैंग्वेज बनाना चाहो तो बना दो। क्या लैंग्वेज बनाना चाहोगे? P मतलब वेपर प्रेशर, S मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बट कुछ लैंग्वेज इसका प्रॉपर नहीं लग रहा, तो प्रॉपर लैंग्वेज बनाओ बेटा। सॉल्यूशन बनाना आपको, तो क्या करोगे आप, जैसे आपने एक सॉल्वेंट लिया या आपने ले लिया एक सॉल्वेंट और इस सॉल्वेंट में आपने क्या डिसॉल्व किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया। लेकिन जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या लिखोगे इस बात को प्रॉपर वे में, when non-volatile solute mix in solvent, then vapor pressure of solution is proportional to mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent. This is Raoult's law. Next, in another form, this is first statement of non-volatile solute. इसको सॉल्व करो, सेकंड स्टेटमेंट भी आ जाएगा। कैसे देखो, इसको आपने हटाया तो PS इक्वल्स टू आ गया P0 X सॉल्वेंट, X सॉल्वेंट, ये हो गया
प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉरी, इसको आप नीचे दे दो तो हो गया PS अपॉन P नॉट बराबर X सॉल्वेंट। नाउ क्या करना है, दोनों तरफ 1 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 1 माइनस PS अपॉन 1 माइनस X सॉल्वेंट। सॉल्व करो इसको, एलसीएम ले लो तो आ गया P नॉट, तो हो गया P नॉट माइनस PS इक्वल टू, वी नाउ दैट, आप एक बात यहां से जानते हो, क्या जानते हो बेटा, X सोल्यूट प्लस X सॉल्वेंट, बिकॉज दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, 1। तो जब आप सॉल्वेंट को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो गया, X सोल्यूट इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1 माइनस X सॉल्वेंट। तो मैं 1 माइनस X सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूं बेटा, X सोल्यूट लिख सकता हूं, तो यहां हो गया आपका X सोल्यूट। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, मींस इसको बोलते हो आप RLVP, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राउले के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के स्टेटमेंट बोलो, तो फर्स्ट तो आप कहोगे PS प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट, और सेकंड आप कहोगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X सॉल्यूट। लैंग्वेज में बात करूं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज राउले लॉ। इन अनदर फॉर्म, relative lowering vapor pressure is equals to mole fraction of solute. This is second statement of non-volatile solute. Now, next law, volatile solute. Raoulé law for volatile solute. TTM. क्या, जब आपने क्या किया, सॉल्वेंट लिया, व्हाट मीन्स TTM, उसी की बात कर रहे हैं हम, TTMM. इफ मोर देन वन सोल्यूट, जैसे ये है A और B और बोथ आर क्या आपके पास, वोलेटाइल। इफ टू वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, देन राउले लो TTMM, तू तेरा मैं मेरा, मींस इसका वेपर प्रेशर सपोज करो PA, इसका वेपर प्रेशर सपोज करो PB, इसकी मोल फ्रैक्शन XA, इसकी मोल फ्रैक्शन XB। तो ध्यान रखो, इसका और इसका वेपर प्रेशर अब सॉल्वेंट या सोल्यूट किसी की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करके इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। मींस यहां पर होगा आपके पास PA प्रोपोर्शनल टू XA और यहां पर होगा आपके पास PB प्रोपोर्शनल टू XB। दिस इज राउले लॉ ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट। दोबारा से सुन लो इस बात को कि वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउले का लॉ क्या था, उनके लिए था क्या था, जब आप वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ओन मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज राउले लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। नाउ इस पर आया हुआ एक सवाल अपन डिस्कस करते हैं, पहले आप वापस समझ लें राउले का लॉ। तो राउले के दो लॉ बेटा कौन कौन से, फॉर नॉन वोलेटाइल PS प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट एंड अनदर इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X सॉल्यूट। अगला फॉर वोलेटाइल आपको पता ही है। तो नेक्स्ट इसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, चलो जो बोर्ड में पूछ सकता है, तो सुनना जरा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा ये, इफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट dissolve in solvent, then find total vapor pressure और in another form। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़े थे, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने देखा कि सॉल्वेंट में वन टाइप का सॉल्यूट मिलता है तो मोनोनरी, और टू टाइप का मिलता है तो बेटा बाइनरी। तो यहां देखिए कितने टाइप के मिल रहे हैं, टू टाइप के। तो आपको डायरेक्ट भी कह सकता है क्वेश्चन, ड्यू टू बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू बाइनरी सॉल्यूशन कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर की आप काउंटिंग करो। तो इस डायग्राम को भी हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। तो सभी बच्चों को पता है ड्यू टू बाइनरी सॉल्यूशन,
बाइनरी सॉल्यूशन में, और यहां पर क्या लिखा आपका वोलेटाइल कंपोनेंट। जब वोलेटाइल लगेगा तो राउले का कौन सा लॉ लगेगा आपके पास, सेकंड लॉ या वोलेटाइल कंपाउंड्स का। तो सपोज किया कि ये आपका सॉल्वेंट हो गया, दिस इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आपने एक मिलाया कंपोनेंट ए, एक मिलाया बेटा कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर सपोज किया Pa, कंपोनेंट बी का Pb, मोल फ्रैक्शन XA, इसकी XB, प्योर फेज में P0A, इसकी प्योर फेज में P0B। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर काउंट करना आपको, तो आप पहले लगाओगे क्या, राउल्स लॉ, राउल्स या राउले लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट। और वो क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन या सीधा लिख दो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन या ओवन मोल फ्रैक्शन, ओवन मोल फ्रैक्शन। जैसे फॉर कंपोनेंट ए, फॉर ए तो क्या होगा बेटा, बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट तो Pa प्रोपोर्शनल टू XA। ओपन करो, Pa इक्वल्स टू P0A XA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फॉर कंपोनेंट B क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज प्रोपोर्शनल टू ओवन मोल फ्रैक्शन, तो ये हो गया XB। ओपन करो, Pb इक्वल्स टू हो गया बेटा P0B XB, इक्वेशन नंबर 2। नाउ टोटल वेपर प्रेशर तो P total equals to sum of Pa plus Pb। Now value of Pa, P0A XA plus P0B XB, this is total vapor pressure and equation number 3। तो अगर आपसे पूछे बाइनरी सॉल्यूशन के कारण टोटल वेपर प्रेशर काउंट करो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका हो गया क्या, P total बराबर P0A XA plus P0B XB। बट इसकी अनदर डेरिवेशन भी हो सकती है, तो अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो वी नाउ दैट, क्या जानते हैं आप अनदर फॉर्म लिखने के लिए, जो यहां XA और XB है, सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो आप लिखोगे वी नाउ दैट XA प्लस XB इक्वल्स टू कितना होता है, 1। इसको हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टाइप आपका XA इक्वल्स टू हो सकता है 1 माइनस XB, और अनदर फॉर्म हो सकता है बेटा XB बराबर 1 माइनस XA। अब ये जो आपके पास XA और XB का वैल्यू है, इसको पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। एक बार XA का वैल्यू पुट कर दो, एक बार XB का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या कहोगे, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 3। चलो देखते हैं इक्वेशन 3 में, तो क्या बेटा इक्वेशन 3, P टोटल इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। किसका वैल्यू पुट करना आपको, XA, तो XA की जगह वैल्यू पुट करो, P टोटल इक्वल्स टू आ गया P0A और XA क्या आ गया 1 माइनस XB प्लस P0B XB। नेक्स्ट ओपन करो इसको, P टोटल इक्वल्स टू यहां हो गया P0A माइनस ये हो गया P0A XB प्लस P0B XB। इन दोनों में से XB को आप कॉमन रख लो, तो नेक्स्ट P टोटल इक्वल्स टू आ गया आपके पास P0A माइनस XB, आपका कॉमन आ गया। पीछे देख लो क्या बच गया, इधर बच गया P0A, इधर P0B। माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर की दुनिया चेंज कर दो, तो जो माइनस का था वो प्लस हो गया P0A, और जो प्लस का था वो माइनस हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मैथमेटिकली भी देख सकते हैं आप, देखो प्लस माइनस माइनस, ये रहा माइनस P0A XB, माइनस माइनस प्लस हो गया P0B XB, इक्वेशन नंबर 4। अब XB के वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन 5 को ऑब्टेन करो, तो नेक्स्ट दिस वैल्यू अगेन पुट इन इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 3 क्या है बेटा, P टोटल इक्वल्स टू P0A XA प्लस
पी नॉट बी एक्स बी। नेक्स्ट पी टोटल इक्वल्स टू, यहां बन गया आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस, अब किसको पुट करोगे आप, एक्स बी की जगह पुट कर दो तो हो गया पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। नाउ आगे क्लियर करो इसको, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई, पी नॉट बी माइनस इसको इससे बी एक्स ए। नाउ इन दोनों में से कॉमन क्या है बेटा, एक्स ए कॉमन आ रहा है, तो आपका हो गया पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट बी, नेक्स्ट आगे दोबारा से लिख दो इसको, प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, एक्स ए को कॉमन ले लो, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए, प्लस का कॉमन आया जैसा है एज इट इज, अगर ये प्लस का है तो प्लस का लिख दो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। मैथमेटिकली भी देख सकते हैं आप, क्या देखेंगे, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का आगे यहाँ माइनस प्लस माइनस आ गया, तो ये हो गया पी नॉट बी एक्स ए माइनस का पी नॉट बी एक्स बी। ये आपके पास टोटल पेपर क्वेश्चन। अब सुनो, बाइनरी सॉल्यूशन के कारण आपने टोटल पेपर देखा, क्या होगा, पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन दोनों इक्वेशन को याद करने का तरीका सुनो, फोर्थ और फिफ्थ को। ब्रैकेट के अंदर का जो आपको क्लू दिया गया वो सेम है बेटा, क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी सेम है। अब ब्रैकेट के बाहर का देखो, जब आप एक्स ए का वैल्यू पुट करते हो तो आगे ए ही आएगा, जब आप एक्स बी का वैल्यू पुट करते हो तो आगे बी आएगा। नेक्स्ट, अब एक्स ए का वैल्यू पुट किया तो ए मतलब अमीर आदमी, अमीरों के सामने भिखारी माइनस के ही होते हैं, तो क्या हो गया, पी नॉट ए। जब पहला वैल्यू रखते हो तो प्रेशर का है, दूसरा मोल फ्रैक्शन का है, तो देखो प्रेशर मोल फ्रैक्शन, प्रेशर मोल फ्रैक्शन। एक्स ए का वैल्यू पुट किया तो क्या बोलोगे बेटा, पी नॉट ए आ गया तो आगे भिखारी आएगा माइनस एक्स बी। एक्स बी का वैल्यू पुट किया तो पी बी, भिखारियों के आगे हमेशा अमीर, अमीर प्लस के होंगे, पी नॉट बी एक्स ए। ये इसका याद करने का तरीका। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 हो गया बेटा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का स्टडी किया था। आज हमने सॉल्युबिलिटी का और किसका, सॉल्युबिलिटी के साथ साथ एक दो जो आपके एग्जांपल रिमेनिंग थे उनका स्टडी किया, और साथ में आपने राउल्ट्स लॉ को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, योर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो जो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, इसी की बेसिस पर हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नमस्कार, कोरोना को देखते हुए ये जो ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम किया है, ज्यादा से ज्यादा घर रहें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई में तकलीफ नहीं आने दें। 12th क्लास आपकी। थैंक यू।